नमस्कार, राजधानी लाइव में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हितेंद्र। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्रियों ने किसानों के आंदोलन का समर्थन किया है। केंद्र सरकार से किसानों के लिए सहानुभूति बरतने की अपील भी की गई है। इन कृषि कानूनों को वापस लेने की अपील की गई है। जहां पूर्व मुख्यमंत्री और इनेलो सुप्रीमो ओम प्रकाश चौटाला ने केंद्र सरकार को चिट्ठी लिख करके किसानों के दर्द को समझने और किसानों के हक में निर्णय लेने की मांग की है, तो वहीं पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किसानों के धरने पर जाकर उनको तन मन से समर्थन देने की बात कही है। साथ ही केंद्र से कृषि कानून वापस लेने की भी अपील की गई है। युवा पत्र जो ओम प्रकाश चौटाला ने लिखा है और मैं 73 साल का हो गया। जिस प्रकार का अनुशासित जो है आंदोलन जो अब चल रहा है किसान भाइयों का, ऐसा मैंने जिंदगी में नहीं देखा। और मैं बार बार कह रहा हूं और शुरू से इस बात को कह रहा हूं, भाई इनकी मांग जायज है, हमारा समर्थन है। मैं राजनीतिक लाभ के लिए नहीं, दिल दिमाग तन मन सब आपके साथ है, आपकी उसके साथ। राजनीति एक अलग चीज है, लेकिन ये अन्नदाता आज दुखी है। अन्नदाता देखो, वो तो अकेला बोता है, खाता तो सारा हिंदुस्तान है। मैंने कई बार कहा इनकी बात जायज है और आपकी मांगों का मेरा पुरजोर समर्थन है इस बात, और सदैव रहेगा। यही मैं आपसे कहने आया हूँ। मेरे बुजुर्ग भी बैठे हैं, मेरे भाई भी बैठे हैं। हाँ, बस आपसे निवेदन यही है कि कई किस्म की ताकतों अपनी शांति बनाए रखिए। और जिस प्रकार से शांति प्रिय ढंग से चल रहा है ना आंदोलन, मैंने देखा नहीं है भाई। आपको सबको मेरी बहुत बहुत राम राम। अभिषेक तक्षक हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। अभिषेक, क्या कुछ जानकारी है? जिस तरीके से लगातार अगर बात की जाए तो हरियाणा में अब जो किसानों का वो आंदोलन है वो और भी ज्यादा तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है और पूर्व मुख्यमंत्रियों का समर्थन किसानों को मिल रहा है। जी बिल्कुल, देखिए विपक्ष पूर्ण रूप से किसानों के साथ खड़ा दिख रहा है, चाहे वो कांग्रेस की बात करे या आईएनएलडी की, इंडियन नेशनल लोकदल जो है उसकी बात करें। क्योंकि अभी जब किसानों के समर्थन में पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा है, वो टोल नाके पर जाके उन्होंने किसानों का जो धरना चल रहा था उसमें समर्थन किया और उन्होंने कहा कि तन मन और कर्म से वो उनके साथ हैं, उनकी मांगे जायज हैं और उन सरकार को किसानों की तकलीफ को देखते हुए इन तीनों काले कानूनों को रद्द कर देना चाहिए। तो वहीं जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं और इनेलो के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं ओम प्रकाश चौटाला, उन्होंने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है और मांग की है कि इन कृषि कानूनों को रद्द कर दिया जाए। और किसानों की जो पीड़ा है, अब तक 50 के लगभग जो किसान अपनी जान गंवा चुके हैं, उनका दर्द को देखते हुए सरकार को इन कृषि कानूनों को रद्द कर देना चाहिए और सहमति बनने तक इनको रद्द ही रखना चाहिए। जी बिल्कुल अभिषेक, जिस तरीके से नेता विपक्ष भूपेंद्र सिंह हुड्डा किसानों के बीच पहुंचे थे, वहां पर उन्होंने साफ तौर पर यह कहा है कि मैं यहां पर राजनीतिक लाभ के लिए नहीं बल्कि तन मन धन से किसानों के समर्थन में हूं। जी बिल्कुल, उन्होंने इससे पहले भी ये ऐलान किया था कि वो किसानों के साथ खड़े हैं और कोई राजनीतिक लाभ लेने के लिए नहीं, वो किसानों की पीड़ा को देखते हुए किसानों के साथ हैं। क्योंकि ये जो तीनों कृषि कानून हैं, ये किसानों के हित में नहीं है। उन्होंने इससे पहले भी कई बार कहा कि अगर केंद्र सरकार 3 कृषि कानून लेके आई तो एक कानून और बनाना चाहिए जिसमें एमएसपी की गारंटी हो। वहीं विशेष सत्र की भी उन्होंने मांग की है कि विशेष सत्र बुलाया जाए इसके ऊपर और इस पर चर्चा की जाए या इस पर बहस की जाए, ताकि पता चल जाए कि सरकार के कितने विधायक या इसके खिलाफ है और कितने इसके पक्ष में। तो इस तरह की कई बार वो किसानों के आंदोलन का समर्थन करते दिखे। तो वहीं विपक्ष जो है पूर्ण रूप से किसान के साथ खड़ा दिख रहा है और ये जो तीनों कृषि कानून है इसको रद्द करवाने, क्योंकि जो नेता जो इनेलो के जो एकमात्र विधायक हैं अभय सिंह चौटाला, उन्होंने भी कल जाकर कुंडली बॉर्डर पर जाकर किसानों का समर्थन किया। वो धरने पर पहुंचे थे और उन्होंने
कृषि इन तीनों कृषि कानूनों को रद्द करवाने की मांग की। और वहीं पर जो कांग्रेस की जो प्रदेश अध्यक्ष है कुमारी शैलजा, उन्होंने भी कहा पूंजीपतियों को हित को देख रही है सरकार, उनको किसानों का दर्द देखना चाहिए और इन तीनों ही कृषि कानूनों को रद्द करना चाहिए। जी हितेंद्र। जी बिल्कुल अभिषेक, लेकिन लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन तेज होता हुआ दिखाई दे रहा है, तो हरियाणा में आज क्या कुछ रहने वाला है किसानों की तरफ से? जी देखिए, अब किसानों को कल का इंतजार रहेगा, क्योंकि केंद्र सरकार की ओर से उनको बुलावे की मैसेज आया है और उनको बुलाया है बैठक के लिए। और किसान संगठन भी तैयार हैं केंद्र सरकार के साथ बैठक करने के लिए। इससे पहले 6 दौर की बैठक हो चुकी है और इस बार उनके जो मेन जो बिंदु रहेंगे पराली को लेकर, बिजली बिलों में जो कानून में बदलाव है उसको लेकर, और ये 3 कृषि कानून जो हैं इनके ऊपर चर्चा होगी और 30 तारीख तक का वो इंतजार करेंगे। और उन्होंने इस सरकार के भेजे प्रस्ताव को बैठक को लेकर भेजे प्रस्ताव पर मंजूरी दे दी है और वो 30 तारीख को कल विज्ञान भवन में केंद्र सरकार के साथ बैठक करेंगे। जी अभिषेक, बिल्कुल तमाम जानकारी देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार अगर बात की जाए किसानों की, तो किसान आंदोलन पर डटे हुए हैं। हरियाणा में भी किसानों को समर्थन जो है वो राजनीतिक दलों का मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, चाहे वो बात इनेलो की हो या कांग्रेस की हो। दोनों की तरफ से जो पहले मुख्यमंत्री रह चुके हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा और ओम प्रकाश चौटाला, दोनों ने ही किसानों का समर्थन किया है, किसान आंदोलन का समर्थन किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से अपील की गई है, केंद्र सरकार से ये अपील की गई है कि जो किसानों की मांगे हैं वो जायज़ हैं और इन मांगों को ध्यान में रखते हुए, कड़ाके की ठंड को देखते हुए जो कृषि कानून है उनको रद्द कर दिया जाना चाहिए। वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 34वां दिन है और इस बीच सरकार ने किसानों को 30 दिसंबर को बातचीत के लिए बुलाया है। मीटिंग दोपहर 2 बजे विज्ञान भवन में होगी और इससे पहले किसानों ने शनिवार को सरकार को चिट्ठी लिखकर मंगलवार 11 बजे मीटिंग का वक्त दिया था। उन्होंने 4 शर्तें भी रखी थी। केंद्रीय कृषि सचिव ने किसानों को लिखे पत्र में खासतौर से संयुक्त किसान मोर्चा को 26 दिसंबर के पत्र का जिक्र करते हुए यह कहा है कि सरकार खुले मन से किसानों से बातचीत के लिए तैयार है। और खुले मन से इस मुद्दे पर बातचीत के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। और वहीं किसानों ने शर्तें लगाई हैं कि तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की संभावनाओं पर बातचीत हो, न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि एमएसपी की कानूनी गारंटी बातचीत के एजेंडे में हो, कमीशन फॉर द एयर क्वालिटी मैनेजमेंट ऑर्डिनेंस के तहत सजा के प्रावधान को किसानों पर लागू न किया जाए, ऑर्डिनेंस में संशोधन कर नोटिफिकेशन जारी हो, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल में बदलाव का मुद्दा भी बातचीत के एजेंडे में होना चाहिए। और 30 दिसंबर को अब किसानों से बातचीत होगी। सरकार की तरफ से जो किसानों की तरफ से जो पत्र भेजा गया था, जिसमें 29 तारीख को बात करने के लिए कहा गया था, उस पर अब पत्र लिखा गया है। उसमें साफ तौर पर यह कहा गया है कि 30 दिसंबर को किसानों से बातचीत, मीटिंग जो होगी वो दोपहर 2 बजे होगी विज्ञान भवन में। ये बैठक होगी और इस बैठक में किसानों से उनके मुद्दों पर बातचीत की जाएगी, लेकिन एजेंडा अभी भी साफ नहीं किया गया है कि किन एजेंडों पर बातचीत की जाएगी, क्योंकि कुछ शर्तें जो हैं वो किसानों की तरफ से लगाई गई हैं। राजीव तिवारी हमारे संवाददाता हमारे साथ गए हैं दिल्ली से। राजीव, क्या कुछ जानकारी है फिलहाल, क्योंकि लगातार जिस तरीके से किसानों का आंदोलन जारी है और अब बातचीत की तारीख एक बार फिर से तय हो गई है, 30 तारीख को बातचीत होगी। देखिए, बिल्कुल पता है, जिस तरीके से लगातार कहीं ना कहीं जो किसानों की जो मांग थी वो कहीं ना कहीं सरकार नहीं मान पा रही थी, क्योंकि जो बातचीत का दौर था वो कहीं ना कहीं विफल होता नजर आ रहा था। मगर अब कह सकते हैं जो 29 तारीख को यानी कि आज के दिन जो बैठक होने वाली थी वो कहीं ना कहीं अब सरकार ने 30 तारीख के लिए पोस्टपोन कर दिया, यानी कि 30 दिसंबर को बैठक होगी और 11 बजे के लिए भी बैठक होगी। और बैठक के अंदर देखना होगा किस तरीके से सरकार जो है किसानों की मांगों को मानती है या फिर आगे के लिए इसी तरीके की प्रक्रिया चलती रहेगी। जो
कहा जा रहा है कि जो बैठक है वो विफल रह सकती है। मगर कहीं ना कहीं किसान अभी भी उसी मांग पर अड़े हुए हैं, सरकार जब तक तीनों कृषि कानूनों को वापस नहीं लेगी या फिर जो उसमें प्रस्ताव की जो बात है वो कहीं ना कहीं तरीके से राइटिंग और यानी कि ठोस तरीके से नहीं देती तो कहीं ना कहीं दिक्कतें जरूर आ सकती है। मगर अभी भी सरकार की तरफ से यही कहा जा रहा है कि बातचीत के द्वारा ही इस समाधान का सॉल्यूशन निकाला जा सकता है। जी लेकिन राजीव, अभी भी जिस तरीके से बातचीत के लिए जो बुलावा दिया गया है सरकार की तरफ से, जो पत्र भेजा गया है 30 दिसंबर के लिए, उसमें भी जो एजेंडा है वो साफ नहीं किया गया। उसको लेकर के किसानों में जो अभी स्थिति बनी हुई है कि वो बैठक में जाएंगे या नहीं जाएंगे, क्योंकि एजेंडा अभी साफ नहीं किया सरकार ने। देखिए बिल्कुल सही कहा आपने। एक चीज स्पष्ट है, लगातार कहीं ना कहीं जो सरकार ने जो 30 तारीख का यानी कि जो प्रस्ताव भेजा है कि 30 तारीख को आप आके बातचीत कीजिए, मगर उसके अंदर भी कोई ऐसी स्पष्ट स्पष्टीकरण नहीं दिया गया है जिससे किसान संतुष्ट होगा और किसानों को कहीं ना कहीं दुविधा बनती नजर आ रही है। क्योंकि सरकार ने जिस तरीके से प्रस्ताव दिया है वो कहीं ना कहीं उसके अंदर साफ शब्दों के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं लिखा किन संगठनों को बुलाना है, किसको नहीं बुलाना है, किससे क्या बातचीत करनी है, और ना ही उसमें जो तीनों ही कृषि कानूनों को वापस करने की बात जो कही जा रही किसानों की तरफ से, ना ही उस पर कोई ऐसा विचार विमर्श है। मगर कहीं ना कहीं लगातार कहीं ना कहीं जिस तरीके से परिस्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं दिक्कत खड़ी कर सकता है। मगर एक चीज स्पष्ट है, लगातार किसान जो मांग रहे हैं यानी तीनों कृषि कानूनों को वापस करें और जो एमएसपी को लेकर जो विवाद है वो दूर करें और राइटिंग प्रूफ दिया जाए यानी गारंटी प्रूफ, और कहीं ना कहीं कोशिश ये की जानी चाहिए थी कि किसानों की बातों को कितना गौर करना है ये सरकार के ऊपर। मगर सरकार ने पहले भी स्पष्ट कर दिया लगातार कि जो तीनों कृषि कानून है वो वापस नहीं होंगे। जी वैसे में समाधान निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, और अब सरकार की घेराबंदी के लिए किसानों की तरफ से क्या कुछ रणनीति बनाई जा रही? देखिए बिल्कुल दादा, जिस तरीके से बात करें जो सरकार के ऊपर जो प्रेशर बनाने की वो कहीं ना कहीं किसान बढ़ाते नजर आ रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से 30 तारीख को यानी कि आज के दिन ट्रैक्टर मार्च की भी इन्होंने कोशिश की, ट्रैक्टर मार्च निकालने की रैली भी निकालनी है और कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर भी बनाना। यहाँ तक कि 1 जनवरी के लिए जो जनता से अपील की है किसानों ने कि आप लोग हमारे बीच में आइए ताकि जो नया साल का स्वागत है वो किसानों के बीच में बैठकर किया जा सके। और जहां तक की जो लंगर की बात है वो भी कहा है कि आप लोग अपना खाना लेके मत आइए, हमारे साथ बैठिए और हमारे साथ बैठकर ही लंगर कीजिए ताकि ये सरकार तक मैसेज जा सके कि जो अन्न उगाता है वो आज अन्न उगाने वाला इंसान व्यक्ति जो किसान है वो सड़कों पर बैठा हुआ, और सरकार जिसके लिए अन्न उगाया जाता है, जो सरकार सारी चीज मेंटेन करती है, पूरे जनता तक पहुंचाती है, आज वो कठोर रवैया अपना रही है। तो कहीं ना कहीं सरकार के ऊपर प्रेशर बनने की कोशिश की जा रही है, मगर सरकार के ऊपर प्रेशर बनते हुए भी सरकार किसानों की बातों को नहीं मान रही है। जी और जिस तरीके से सरकार के साथ बातचीत होनी है, तो उससे पहले क्या किसान संगठनों की आज अहम बातचीत जो है वो हो सकती है? देखिए बिल्कुल ताई, जिस तरीके से जो कह सकते हैं जो कल जो बैठक होनी है यानी कि आज जो बैठक होने वाली थी 29 दिसंबर को वो कल 30 तारीख के लिए पोस्टपोन कर दी गई है। मगर बात करें जिस तरीके से किसान संगठनों की तरफ से आज 12 बजे के करीब बैठक होगी। बैठक के अंदर रणनीति निकाली जाएगी कि 30 तारीख की जो बैठक है सरकार के साथ उसके अंदर कौन कौन संगठन जाएगा और किस तरीके की बातें की जाएगी। यहाँ तक कि जो किसी कानून को रद्द करने की बात की जा रही है वो मुख्य कारण होगा, और ये तमाम रणनीति बनाई जाएगी ताकि सरकार के ऊपर प्रेशर भी बनाया जा सके और सरकार तीनों कृषि कानूनों को वापस भी ले। जी राजीव, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जो किसानों का आंदोलन है वो जारी है। दिल्ली में कड़ाके की ठंड में भी किसान डटे हुए हैं और अपने आंदोलन को आगे बढ़ा रहे हैं। एक तरफ सरकार ने यह कहा था पहले कि किसान बातचीत का समय तय करें, जब किसानों ने बातचीत का समय तय किया तो उससे आगे बढ़ करके एक दिन आगे इस बैठक को कर दिया गया सरकार की तरफ से। लेकिन अभी भी जो एजेंडा सरकार से चाहा था किसानों ने, वो सरकार ने अभी नहीं बताया। छत्तीसगढ़ में लगातार सुरक्षा बलों की तरफ से कोशिशें की जा रही हैं ताकि नक्सलियों को मुख्यधारा में लाया जा सके। जिले में चलाए जा रहे नक्सल उन्मूलन अभियान के तहत दंतेवाड़ा के विभिन्न गांवों के व्यक्ति जो प्रतिबंधित नक्सली संगठन में सक्रिय हैं उन्हें आत्मसमर्पण कर सम्मानपूर्वक जीवन यापन करने के लिए आह्वान किया जा रहा है। थाना या कैंपों और ग्राम पंचायतों में संबंधित क्षेत्र के सक्रिय माओवादियों के नाम चस्पा करके लोन वर्राटू यानी कि घर वापस आइए अभियान चलाया जा रहा है। पुलिस अधीक्षक अभिषेक पल्लव ने यह बताया कि 3 इनामी सहित 8 नक्सलियों ने सरेंडर किया है। जानकारी के अनुसार अब तक 7 महीने में लोन वर्राटू अभियान के तहत 61 इनामी माओवादी सहित कुल 226 माओवादियों ने आत्मसमर्पण किया है और मुख्यधारा में जुड़ चुके हैं।
एसडी राज हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं छत्तीसगढ़ से। एसडी राज, क्या कुछ जानकारी है किस तरीके से इस अभियान को सुरक्षा बलों की तरफ से चलाया जा रहा है और क्या कुछ रुझान जो है वो देखने को मिल रहा है नक्सलियों का, क्योंकि लगातार इसी तरीके से बड़ी संख्या में नक्सली जो है वो अपने जो हथियार हैं उनको छोड़ करके मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं। जी जितेंद्र जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि बस्तर में जो अभियान चलाया जा रहा है, बस्तर के दंतेवाड़ा जिला में लोन वर्राटू अभियान, इसका लोन वर्राटू अभियान गोंडी में कहा जाता है। इसका हिंदी में इसका मतलब होता है कि घर वापस चलो। इस अभियान के तहत नक्सल गतिविधियों कहीं ना कहीं डिस्पोज किया गया है और पुलिस विभाग को कहीं ना कहीं फायदा तो जरूर मिला है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जैसे कि लोन वर्राटू अभियान जब से चालू हुई है बस्तर में, चालू होने के बाद 61 इनामी नक्सली सहित 226 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण आज तक किया हुआ है। कहीं ना कहीं देखा जाए तो पुलिस विभाग को ये सफलता दिखाई दे रही है और नक्सलियों का रणनीति को तोड़ने के हौसले भी बुलंद किया जा रहा है। और ये नहीं कहा जा सकता कि बस्तर में नक्सल गतिविधि कम हुई है, ये तो जरूर कहा जा सकता है कि नक्सलियों ने आत्मसमर्पण कर रहे हैं, लेकिन नक्सली गतिविधियां कम तो नहीं हुई है। क्योंकि इस बीच में कुछ दिन पहले निया के बड़े नेता महंत कर्मा जी जो जीरम घाटी में शहीद हुए थे, उनके सपुत्र छबिंद्र कर्मा जी ने बयान भी दिया था। कांग्रेस में है, कांग्रेस में रहने के बावजूद भी उन्होंने बयान दिया था कि नक्सल गतिविधियां अभी कम नहीं हुई है, नक्सल गतिविधियां पुराने समय से अभी बढ़ रही है दिनों दिन, उन्होंने खुद कहा था। जी, जैसे कि अभी देख रहे हैं आए दिन जो नक्सल समर्पण हो रहा है, नक्सल समर्पण से तो ये तो कहा जा सकता है कि नक्सल नेटवर्क को कहीं ना कहीं तोड़ने का बहुत ज्यादा कोशिश किया जा रहा है। उस तरह से जैसा जैसा समर्पण हो रही है उसी तरह से कहीं ना कहीं घटना भी बहुत ज्यादा हो रहा है। जी राज, क्या यही वजह है क्योंकि जिस तरीके से लगातार जो नक्सली संगठन है उनको छोड़ करके मुख्य धारा में लोग उनके शामिल हो रहे हैं और इसी बौखलाहट की वजह से वो लगातार इस तरीके की नक्सली घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा जैसे कि नक्सल गतिविधियां बढ़ रही है और नक्सल समर्पण कर रहे हैं, इसकी भुखलाहट को लेते हुए नक्सलियों ने आए दिन कुछ ना कुछ बड़ी घटनाएं कर रहे हैं। और पुलिस विभाग से पुलिस सीआरपीएफ डीआरजी, अब खुद आप भी जान, कुछ दिन पहले 2 दिन 4 दिन पहले जो घटनाएं हुई थी जिसमें 2 नक्सलियां 3 नक्सलियां, कल की बात है, कल 3 महिला नक्सलियों को मार गिराया था, ऐसी कुछ जानकारी वहां से बस दंतेवाड़ा सुकमा को बॉर्डर से आ रही है। तो ये सब को देखते हुए नक्सली कहीं ना कहीं बौखलाहट में भी जरूर है। तो उसी तरह से नक्सलियों ने जो जो रणनीति अपनाते हैं और इनको देखते हैं, जब पुलिस विभाग जो फायरिंग होती है, फायरिंग में नक्सलियों को मार गिराते हैं, ये सबसे बौखलाहट होने के कारण ही नक्सलियों ने ऐसी घटना देने के लिए अंजाम देते हैं। जी, इसके अलावा जो नक्सली अब नक्सलवाद को त्याग करके मुख्य धारा में शामिल हो रहे हैं, उनकी क्या कुछ प्रतिक्रियाएं सामने आई हैं, उनका क्या कुछ कहना है? जी, मैं आपको बताया चाहूंगा कि जैसे कि नक्सली जो समर्पण करते हैं, करने के बाद जो मुख्य धारा में शामिल होते हैं और वो कहीं ना कहीं पुलिस विभाग और शासन को सहयोग भी करते हैं कि नक्सलियों की पुरानी गतिविधि जो जानकारी उनको रहती है, वो जानकारी नक्सलियों की गतिविधि हर चीज पुलिस विभाग के सामने रखते हैं। उससे कहीं ना कहीं पुलिस विभाग को बहुत ज्यादा सपोर्ट मिलता है और इन गतिविधियों से इन सपोर्ट के कारण ही इनकाउंटर करके फायरिंग कर इनको नक्सलियों को मार गिराने में सफल होते हैं। के अलावा किस तरीके से प्रोत्साहन दिया जा रहा है इन नक्सलियों को? जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि बस्तर संभाग, बस्तर जिला, छत्तीसगढ़ एक नक्सलियों का गढ़ माना जाता है। नक्सली आए दिन यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी घटनाएं करते हैं। तो पुलिस विभाग और शासन चाह रही है किसी न किसी तरीके से नक्सली को बस्तर से हटाया जाए, निकाला जाए और यहाँ से खत्म किया जाए। और इस अभियान के तहत शासन पूरी तरह से जी तोड़ मेहनत कर रही है और जी तोड़ सूचना तंत्र जितना हो सके करके अंदरूनी क्षेत्रों में जितना ज्यादा सूचना तंत्र, जितना सारे खुफिया तंत्र, हर चीज का प्रलोभन देकर किसी भी तरह से नक्सल आत्मसमर्पण किया जाए, इस चीज का नजर में रखते हुए काम कर रही है। जी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो छत्तीसगढ़ में लगातार जिस तरीके से लोन वर्राटू अभियान चलाया जा रहा है वो सफल होता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन नक्सली जो है, नक्सली संगठन वो बौखला करके तमाम वारदातें जो है उनको भी अंजाम वो देते हुए दिखाई दे रहे हैं। चलिए बढ़ेंगे अगली खबर की तरफ। महाराष्ट्र में पालघर पार्ट 2 देखने को मिला है। मुंबई में कांदिवली साईं मंदिर में हुए आगजनी मामले में पुलिस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि 2 दिन पहले रात तकरीबन 3:45 बजे मंदिर परिसर के कार्यालय में अचानक से आग लगी, जिसमें सो रहे मंदिर के अध्यक्ष और 2 पदाधिकारी झुलस गए, जिससे उनकी मौत हो गई। सुभाष खोड़े और युवराज पवार की घटनास्थल पर मौत हो गई थी, जबकि मनु विश्वकर्मा बुरी तरह से जख्मी थे और जो अस्पताल पहुंचते पहुंचते उन्होंने भी दम तोड़ दिया। जिसके बाद पुलिस सीसीटीवी फुटेज और गुप्त सूचनाओं के आधार पर मामले की जांच में जुटी तो पता चला कि आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया गया है।
मृतक पवार ने आरोपियों को बार बार मारा पीटा और धमकाया, जिससे तंग आकर के आरोपियों ने बंद कमरे में पेट्रोल फेंक करके आग लगा दी। मुरारी सिंह हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए अधिक जानकारी के साथ। मुरारी, क्या कुछ जानकारी है इस पालघर पार्ट 2 को लेकर के, जिस तरीके से एक मंदिर में इस वारदात को, इस बड़ी वारदात को अंजाम दिया गया, हालांकि अब आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। आपको बता दें कि उत्तर मुंबई संसदीय क्षेत्र कांदिवली चारकोप पुलिस स्टेशन का यह मामला है, जहां पर बंद कमरे में साईं मंदिर से सटा हुआ जो कमरा था, जहां पर पूजा पाठ की सामग्री थी और जहां पर साधु या महंत रुकते थे, उन जगह पर जो है तकरीबन 3:45 बजे रात में पेट्रोल फेंक कर आग लगाई गई थी और जिसमें 2 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई है। जानकारी है कि एक आरोपी जो है वो नाबालिग है और उसे जो है कि महाराष्ट्र के अलग औरंगाबाद से गिरफ्तार किया गया है। वो अपने रिलेटिव के पास गया हुआ था। पुलिस पहली जांच में लगा कि यहाँ पर शॉर्ट सर्किट हुई है, लेकिन जब इस मामले में गंभीरता से जांच हुई, सीसीटीवी फुटेज और आसपास के लोगों का बयान लिया गया, तो जो खुलासा हुआ वो काफी चौंकाने वाला था। पालघर पार्ट 2 इसे कहना गलत नहीं होगा, क्योंकि मंदिर के जो अध्यक्ष थे वो और उनके साथ 2 सहयोगी उस कमरे में थे और बाहर से जिस तरीके से पेट्रोल फेंक कर आग लगाई गई थी, उसमें वो लोग बाहर निकल नहीं पाए और आग में झुलस कर मौत के गाल में समा गए। बहरहाल चारकोप पुलिस ने बड़े ही सूझबूझ के साथ इस गुत्थी को सुलझा ली है, लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिर मंदिरों में कब तक साधु जलते रहेंगे। लेकिन मुरारी, यहाँ पर सवाल ये भी है क्योंकि आपसे रंजिश का ये मामला बताया जा रहा है। अगर मंदिर अध्यक्ष के सहयोगियों ने उनके साथ मारपीट की, उन्हें धमकाया, तो उसी से प्रताड़ित होकर के उन्होंने इस वारदात को अंजाम दिया। देखिए, एएनबी न्यूज जब जीरो ग्राउंड पर रिपोर्टिंग की और वहां के जब लोगों से इस पूरे मामले में बारीकी से पूछताछ की, तो जो खबर निकली है उसमें यही कहा जा रहा है कि जो मृतक है वो आरोपी के साथ बदसलूकी करता था, बार बार उसे जो एक उसकी इंसल्ट करता था, लोगों के बीच में उन्हें मारता पीटता था और इसी से तंग आकर के आरोपी ने मंदिर परिसर में इस तरीके की आगजनी को अंजाम दिया है। और जिस तरीके से कल मुंबई के एडिशनल सीपी ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि जो आरोपी है वो कहीं न कहीं मृतक से पूरी तरह से ऊब चुके थे, उसकी प्रताड़ना से तंग आ चुका था और यही वजह था कि उसने पेट्रोल डालकर आग लगा दी थी। जी हितेंद्र। जी, आगे की कार्रवाई क्या कुछ की जाएगी पुलिस की तरफ से, इस बारे में कोई जानकारी? देखिए, पुलिस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया है कि जो आरोपी गिरफ्तार हुए हैं, उसका जो सहयोगी, इन लोगों से पूछताछ की जा रही है कि इस तरीके की घटना को अंजाम देने के लिए उनके मन में ख्याल कैसे आया और इसमें क्या उनके साथ कोई सहयोगी है, क्या उन्हें कोई प्रोत्साहन दिया और कौन कौन से लोग इन्वॉल्वमेंट है। इन तमाम जानकारियों के लिए पुलिस जहां उन्हें कोर्ट में पेश करके रिमांड ली है, देखना होगा कि क्या इस पूरे मामले में क्या कुछ सच्चाई निकल करके आती है। जबकि आसपास के लोग इस मामले में सख्त कार्रवाई करने के लिए आंदोलन करने का भी ऐलान कर चुके हैं। जी, इस बारे में जो स्थानीय लोग हैं उनकी तरफ से क्या कुछ कहा जा रहा है, क्योंकि जिस तरीके से घटना हुई है, सनसनी फैला देने वाली घटना है, पूरे इलाके में जो है तनाव की स्थिति लोगों में देखने को मिल रही होगी। जी हितेंद्र, बिल्कुल सही कहना है। पुलिस की 3 से 4 गाड़ियां, लगभग 40 से 50 जवान इलाके में तैनात किए गए हैं ताकि किसी भी प्रकार की कोई भगदड़ या कोई हादसा ना हो। जिस तरीके से उसके बगल में ही बिल्डर लॉबी, बिल्डिंग बनाने का काम चल रहा है, कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बिल्डर के भी इन्वॉल्वमेंट होंगे, इसकी वजह से तनाव बढ़ा है। लेकिन चारकोप पुलिस, मालवनी पुलिस और कांदिवली, ये तीनों पुलिस स्टेशन के जो अधिकारी है वो इस मामले में गंभीरता लेकर के संभाले हुए है ताकि किसी भी प्रकार की स्थिति खराब न हो। लेकिन अस्थायी लोगों का यही कहना है कि इस पूरे मामले की जांच हो, इसमें और भी लोग इन्वॉल्व हो सकते हैं, क्योंकि इनके अकेले में इतनी हिम्मत नहीं है। 3 लोगों को जिंदा जलाया गया है, तो कहीं न कहीं पूरे जांच की मांग की जा रही है। देखना होगा कि पुलिस, क्राइम ब्रांच जो लगी हुई है, क्या कुछ सच्चाई और निकाल पाती है। जी हितेंद्र। जी मुरारी, तमाम जानकारी देने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो लगातार जिस तरीके से इस तरीके की जो घटनाएं सामने आ रही हैं
वो अपने आप में एक बड़ी शर्मनाक घटनाएं हैं, जिस तरीके से जिंदा जला करके मार दिया गया 3 लोगों को। लेकिन उससे पहले आरोप मृतक पर कि वो आरोपियों को प्रताड़ित किया करता था, इसीलिए उन्होंने आपसी रंजिश के चलते इस वारदात को अंजाम दिया है। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। आप बने रहिए ENB न्यूज़ के साथ।